गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि घर में रहकर आप लोग हमारे लेसन्स वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ समय बाद मैं इसका असाइनमेंट दूंगी जिसे आप घर पर लिखिएगा और बाद में हम लोग फिर उसको चेक करेंगे। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिसी प्रोविजंस इन NPE 1986 एंड 1992 और उसका PDF भी मैंने आपको भेजा था। अब आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जेंडर इश्यूज इन NCF 2005, सेमेस्टर 4, पेपर 6, यूनिट 3। इसका सेकेंड बुलेट है। तो इसमें सबसे पहले है पॉलिसी प्रोविजंस इन NCF 2005 रिगार्डिंग जेंडर इश्यूज। NCF मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में लिंग मुद्दों से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, उसमें क्या कहा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। The draft was approved at the CABE meeting held on 6-7 September 2005। ये NCF का जो ड्राफ्ट था ये 2005 में 6 सितंबर 2005 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की मीटिंग में इसको अप्रूवल मिला, इसको अनुमति दी गई, इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिली। तो ये मंजूर हुआ 6-7 सितंबर 2005 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति की मीटिंग में। It is one of 4 national curriculum framework published in 1975, 1985, 2000 and 2005 by NCERT। तो NCERT के द्वारा प्रस्तुत ये 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण ढांचे में से एक था। सबसे पहला आया था 1975 में, दूसरा आया 1988 में, तीसरा 2000 में और ये चौथा था जो 2005 में आया था। तो द नेशनल फोकस ग्रुप on gender issues in education started work with genuine appreciation of the fact that gender had been accorded significance in the current curriculum review process। लिंग को वर्तमान पाठ्यक्रम में के पुनरावलोकन में लिंग को वर्तमान पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन में राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित समूह ने महत्व देने के लिए लैंगिक मुद्दों पर जिम्मेदारी पूर्वक काम करना शुरू किया। यानी इस में NCF में एक राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित समूह बने थे, नेशनल फोकस ग्रुप्स बने थे, 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स। तो आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में NCF को, तो यहाँ पर हम वो सारी बातें रिपीट नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये ध्यान केंद्रित समूह ने लैंगिक मुद्दे पर जिम्मेदारी पूर्वक काम शुरू किया ताकि लिंग को वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सके। लिंग से संबंधित मुद्दों को पाठ्यक्रम में उसका पुनरावलोकन करके उसे दोबारा से जांच करके उसमें सही ढंग से उसको महत्व दिया जा सके। तो इट रियलाइजेज दैट देयर इज नो पॉइंट in talking about transformation in textbooks and in the curriculum and pedagogy if basic condition for ensuring girls access infrastructure and standard on education do not exist। तो इसने ये महसूस किया कि अगर पाठ्य पुस्तकों में और पाठ्यक्रम और शिक्षा में बदलाव लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने ये कहा कि पाठ्यक्रम में हम कितना भी बदलाव कर लें या पाठ्य पुस्तकों में बदलाव कर लें या शिक्षा में बदलाव कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होती है और स्कूलों की मूलभूत स्थिति में सुधार नहीं होता है और संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार नहीं होता है और शिक्षा के स्तर में सुधार ना हो।
तो इन्होंने कहा कि जब तक लड़कियां शिक्षा हासिल ना करें, यानी उनको स्कूल अपने एरिया में ना मिले और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो और शिक्षा का स्तर सही ना हो, तब तक पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक या शिक्षा में बदलाव करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे सबसे पहले हमको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों की स्कूल तक पहुंच हो, वो स्कूल में एडमिशन ले, उनको आसपास के एरिया में स्कूल मिले और जिन स्कूलों में वो एडमिशन ले रही हैं या पढ़ने जा रही हैं वहाँ की मूलभूत सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, जैसे लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब वगैरह। और शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, शिक्षक अच्छे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए और अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सारी बातें होंगी तब हम अगर पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव करते हैं लिंग से संबंधी, या पाठ्यक्रम में बदलाव करते हैं या शिक्षा में बदलाव करते हैं, तब उसका फ़ायदा बालिकाओं को होगा। तो एनसीटी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, एनसीईआरटी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के निर्माण और विकास का महत्वपूर्ण कार्य दिया है। तो ये एनसीईआरटी का ये काम है कि वो विद्यालय पाठ्यक्रम की नियमित जांच करे और शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाए। पाठ्यक्रम निर्माण में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये एनसीएफ 2005 को भी ये काम एनसीईआरटी ने ही सौंपा था कि वो पाठ्यक्रम में बदलाव करे, उसका पुनरावलोकन करे और जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसमें उस हिसाब से बदलाव करे। तो इसमें लिंग से संबंधित मुद्दों के बारे में भी उसमें बदलाव करना था, यानी लिंग असमानता को पाठ्यक्रम के द्वारा और पाठ्यपुस्तकों के द्वारा और शिक्षा व्यवस्था के द्वारा दूर करना था और लिंग समानता हासिल करनी थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस के दिए हैं, क्या सुझाव दिए हैं। तो देयर आर 2 मेन रिकमेंडेशंस, यहाँ पर 2 मुख्य सुझाव हैं जो इन्होंने इसके बारे में दिए हैं कि कैसे उसमें क्या होना चाहिए। पहला है एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, सभी बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच। तो द गवर्नमेंट मस्ट बी इम्प्रेस्ड अपॉन टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, नथिंग शॉर्ट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल and provision of accessible schools for girls in every area of the country। तो इसमें ये कहा गया है कि सरकार को शिक्षा के लिए ज़्यादा खर्च करना चाहिए, या सभी स्कूलों के लिए सभी छात्रों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से कम नहीं, यानी सरकार को इतना पैसा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए जिससे सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके और देश के सभी भागों में बालिकाओं की पहुंच के स्कूल हों, यानी सभी एरियाज़ में स्कूल ऐसी जगहों पर होने चाहिए जिससे सभी बालिकाएं स्कूल तक जा सकें, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो स्कूल पहुंचने में। स्कूल बहुत दूर नहीं होने चाहिए कि वो दूर होने की वजह से स्कूल में एडमिशन ना ले पाए, तो उनकी पहुंच के अंदर स्कूल इतने कम डिस्टेंस पे होने चाहिए कि वो आसानी से स्कूल जा सकें। और इट विल इंश्योर दैट ऑल गर्ल्स गेन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अगर ऐसा होता है उनके पहुंच के स्कूल होंगे और सरकार सरकारी स्कूलों पर ज़्यादा खर्च करेगी ताकि सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो सके, तो सभी बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे, उन्हें शिक्षा हासिल करने के समान अवसर मिलेंगे, समान मौका मिलेगा, सबके बराबर उनको मौका मिलेगा। अगर स्कूल दूर होते हैं तो पेरेंट्स जनरली अकेले लड़कियों को दूर के स्कूलों में भेजना नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सी बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाती हैं, शिक्षा हासिल नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी था। दूसरा था रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। तो अवधारण एवं बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता। तो रिटेंशन या अवधारण से क्या मतलब है, यानी रोक रखने की शक्ति।
स्कूलों में बालिकाओं को रोके रखने का काम, वो स्कूल छोड़े नहीं या स्कूल में से बाहर ना रहे, स्कूल में उनका एनरोलमेंट होना चाहिए, उनका नामांकन होना चाहिए और स्कूल में वो डेली अपनी अटेंडेंस देती रहें। इस रिटेंशन का मतलब है कि स्कूल में उनकी प्रेजेंस बनी रहनी चाहिए। तो अवधारण और बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता, गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन के आप अभी सभी लोग पढ़ रहे हैं और जानते भी हैं। तो गवर्नमेंट schools are increasingly becoming centers of poor quality education for marginalized section of society, especially girls. तो समाज के हाशिए पर रहने वालों के लिए, हाशिए पर रहने वाले मतलब जो सुविधा वंचित हैं, जिनको सभी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो बालिकाओं को भी सुविधा वंचित ही माना जा रहा है और खासकर लड़कियों के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। उनको सुविधा वंचित, उनको हर तरह की सुविधाएं हासिल नहीं हो रही थी, शिक्षा में बराबर का हक नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए उन्होंने इनको इस सेक्शन में डाला है। तो समाज के हाशिए पर रहने वालों के लिए, खासकर बालिकाओं के लिए, सरकारी स्कूल खराब गुणवत्ता के केंद्र बनते जा रहे हैं। यानी जो भी सरकारी स्कूल्स हैं जो बालिकाओं के लिए हैं खासकर, उनमें की गुणवत्ता बहुत खराब है, उनकी स्थिति बड़ी खराब है, which in turn is connected to a high dropout rates of girls. तो जिसके वजह से बालिकाओं में फेल होने या विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ना मिलने के कारण या स्कूलों की स्थिति खराब होने की वजह से जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, संरचनात्मक सुविधाएं सही नहीं हैं, लैब, लाइब्रेरी या प्लेग्राउंड नहीं है, या फिर टॉयलेट वगैरह नहीं है, प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं और या तो वो फेल भी हो रही हैं, अगर सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, बार बार फेल हो रही हैं, तो भी स्कूल छोड़ देती हैं और स्कूल की खराब स्थिति के कारण भी वो स्कूल छोड़ देती हैं। तो hence the infrastructure and quality of teaching in government school must be brought up to the mark. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि स्कूलों की संरचनात्मक सुविधाएं जैसे लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, अच्छे हवादार क्लासरूम्स और शिक्षा की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार ज़रूरी है। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कब होगा? जब अच्छे शिक्षक होंगे। शिक्षकों की क्वालिटी पर ही एजुकेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है। शिक्षकों के जितने एबल शिक्षक होंगे, जितने योग्य शिक्षक होंगे, शिक्षकों की योग्यता पर ही शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। योग्य शिक्षक होंगे तो उतनी ही अच्छी गुणवत्ता होगी, उतनी अच्छी शिक्षा स्कूलों में मिलेगी। अच्छे शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, विद्यालय अच्छी जगह पर होना चाहिए, शोर शराबे से दूर, और लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ सैनिटेशन वगैरह की व्यवस्था, साफ़ सफाई और वॉशरूम वगैरह होना बहुत ज़रूरी है, खासकर बालिकाओं के लिए। अब इसके अलावा एक और बात है, एक और मुद्दा है जो इससे संबंधित है, जो कि बहुत सारे जो महिला अध्ययन केंद्र और विश्वविद्यालयों के केंद्रों में जो भी शोध हुए हैं, उन शोधों का शैक्षिक संस्थाओं से या शैक्षिक शोधों से और प्रशिक्षण संस्थानों से एकीकरण नहीं है, यानी उनका कोई इनसे संबंध नहीं है। जो भी महिला अध्ययन पर शोध होते हैं उनका शैक्षिक संस्थानों से या प्रशिक्षण संस्थानों से कोई सीधा संबंध नहीं है। इन शोधों के परिणामों को इन संस्थानों में लागू नहीं किया जाता है या उनको एकीकृत नहीं किया जाता है। इन दोनों को एक दूसरे से जब तक हम संबंधित नहीं करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। इनके परिणाम, बहुत सारे शोध होते रहते हैं महिला अध्ययन पर, तो उन परिणामों को लागू करने के लिए ज़रूरी है कि इन शोधों का संबंध शैक्षिक शोधों से हो और प्रशिक्षण संस्थान से हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पूरा पीपीटी दे रही हूँ, आप इसको पढ़िए, समझिए, और नहीं आता है समझ में तो आप पर्सनल कांटेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और 1-2 दिन में ही हम आपको असाइनमेंट देने वाले हैं, तो वो असाइनमेंट घर पर आप बनाइए, और फिर कैसे हम चेक करेंगे ये फिर हम बताते हैं बाद में। ओके, थैंक यू।